नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंदर RSM SSB द्वारा यानी कि राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित सिविल इंजीनियरिंग जेईन भर्ती परीक्षा जो 21/8/2016 को आयोजित हुई थी, उसकी आंसर की आपके सामने सॉल्यूशन की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर के अंदर दो पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पार्ट ए और बी। इस पार्ट ए के अंदर तो टेक्निकल सब्जेक्ट के वो पेपर था, टेक्निकल पेपर था, और बी पार्ट के अंदर नॉन टेक्निकल सवाल थे। नॉन टेक्निकल के अंदर जीके जीएस के सवाल थे, जिसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चन आए, और 40 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति और राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित थे। बाकी 80 जो क्वेश्चन हैं वो आए थे टेक्निकल से संबंधित, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। अब अपन इस आंसर की के अंदर मैं आपको नॉन टेक्निकल यानी जो 40 क्वेश्चन आए थे राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। और ये वापस अधीनस्थ बोर्ड ने ये भर्ती वापस निकाल दी है सिविल इंजीनियरिंग की, और ये सेम सिलेबस ही है, अभी कोई चेंज हुआ नहीं है। तो देखते हैं अपन सवाल, कौन से सवाल किस तरफ से आए हैं और कैसे आने की संभावना है। बढ़ते हैं अपन आज के पहले टॉपिक की तरफ। ये वो आपके सामने मैं आपको पुस्तक दिखा रहा हूँ, वैदिक राजस्थान, जो इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति राजस्थान की है, जो पूरी पूरी किताब ये मतलब लिखी गई है। और ये मेरे द्वारा लिखी गई है किताब है, जिसके अंदर थ्योरी भी है और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी या कोई भी अन्य एग्जाम हो, उसके लिए किताब बहुत ही उपयोगी है। सिंपल भाषा में लिखी गई किताब है और सीधे सीधे फैक्चुअल नॉलेज है, ज्यादा मतलब कथा नहीं लिखी गई है, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है वही लिखी गई है। तो फिर विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपन लोग इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो अगर किताब आप खरीदना चाहते हैं तो आप इस किताब को खरीदने के लिए या तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7742410100। यहाँ ये तो व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी मेरे से मंगवा सकते हो, आपके लिए कोरियर के थ्रू ये बुक्स आ सकती है। या फिर आप जालोरी गेट के ऊपर प्रतियोगिता बुक सेंटर है, प्रतियोगिता बुक सेंटर जालोरी गेट, यहां से भी आप ये किताब खरीद सकते हो। जोधपुर के अंदर एक ही जगह है, बाकी पूरे राजस्थान में आपको नहीं मिलेगी किसी भी दुकान के ऊपर। ये जोधपुर के अंदर सिर्फ प्रतियोगिता बुक सेंटर जालोर गेट, या फिर आप मेरे से ऑनलाइन मंगवा सकते हो। आपके लिए ऑनलाइन कोरियर के थ्रू आ जाएगी। तो फिर विद्यार्थियों, बढ़ते हैं पर आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो था आपके पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेना, हिंदी वाले मैं पढ़ ही रहा हूँ वैसे। सवाल संख्या 1 पूछा है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था। यानी कि सभ्यता स्थल से सवाल आया था पहला क्वेश्चन, जिसके ऑप्शन है 1 गिलुंड, 2 जोधपुरा, 3 नगरी, 4 बरोर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपके 2 नंबर जोधपुरा। जोधपुरा है ये, ना कि जोधपुर है। जोधपुरा जो प्राचीन स्थल है वो पहले जयपुर जिले के अंदर था। ये जयपुर जिले के अंदर मतलब प्राचीन स्थल है। और यहाँ जब खुदाई की गई तो इस खुदाई के दौरान यहाँ पर लोहे के औजार मिले हैं, यानी लोहे के उपकरण प्राप्त अपने को हुए हैं। जोधपुरा साबी नदी के तट पर स्थित है, जो जयपुर के अंदर बहती है जोधपुर। अब बाकी जो अन्य सभ्यता है ना, इनके वो जिले में आपको बता देता हूँ। जैसे गिलुंड है, तो गिलुंड राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, प्राचीन स्थित है। गिलुंड राजसमंद जिले के अंदर है। बनास नदी यहाँ बहती है। नगरी, नगरी चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़ में, नगरी चित्तौड़ में है। जबकि एक सभ्यता और है जिसका नाम है नगर। नगर ये आपके बूंदी में है। ये बूंदी के अंदर नगर, सॉरी
टोंक में है। नगर जो है वो टोंक के अंदर है। नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़ के अंदर है, प्राचीन स्थल है। बरौर, ये बरौर नहीं है, बागौर है। ये बागौर जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा। ये कुछ सभ्यता स्थल जो है मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? ये कौन सा इतिहासकार का था जिसने कहा कि जो है चौहान जो राजपूत है वो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न है? ऑप्शन 1 डॉक्टर भंडारकर, 2 कनिंघम, 3 डॉक्टर ओझा, 4 सीवी वेद। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को अपने जो है ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है। नेक्स्ट सवाल संख्या 3 ये पूछा है कि कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? ऑप्शन 1 अभय सिंह, 2 मुंज, 3 प्रताप सिंह, 4 राव जोधा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 2 नंबर है। जो मुंज राजा है उसको कवि वृष की उपाधि दी गई थी, और ये मुंज राजा अपने जो है मालवा का परमार शासक था। ये मालवा एमपी में जगह पड़ती है, मालवा का परमार शासक था, और इसने मतलब जो है कवि वृष की जो है उपाधि धारण की थी। उपाधि मतलब जो इसको दी गई थी। कहते हैं कि इसने मतलब जो है चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ का शासक हुआ था शक्ति कुमार। इस शक्ति कुमार को पराजित कर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया था। चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये राजा मुंज परमार शासक था, मालवा का ये परमार शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तीसरा शाखा की बात की जाती है। ऑप्शन 1 1568, 2 1569, 3 1567 और 4 1570। इस क्वेश्चन का जब सही आंसर है वो है 1 नंबर। 1568 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। शाखा का मतलब होता है केसरिया एवं जौहर। केसरिया एवं जौहर। केसरिया राजपूती वीर पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि के अंदर दुश्मन के सामने, शत्रु के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना। और जौहर राजपूती महिलाओं द्वारा अपने स्वाभिमान की रक्षा की खातिर अग्नि का वरण कर लेना जौहर कहलाता है। जिस किले के अंदर ये दोनों होते हैं उसको कहा जाता है शाखा। 1568 के अंदर हुआ था चित्तौड़ का तीसरा शाखा, और इस शाखे के अंदर राजपूती वीर जेमल और फतेह, जेमल और फतेह इनके नेतृत्व के अंदर तो केसरिया किया गया था, और फतेह की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर राजपूती महिलाओं द्वारा जौहर व्रत किया गया था। ये 1568 में हुआ है। 67 के अंदर तो ये है जो दिल्ली बादशाह अकबर ने जो है इस समय आक्रमण किया था। अकबर आक्रमण तो करता है 67 के अंदर, और युद्ध जो होता है, शाखा जो होता है वो होता है 68 में। फरवरी मार्च महीने के अंदर जो है ये शाखा होता है। नेक्स्ट चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चल फिर शाह सूफी संत हैं, उनकी दरगाह कहाँ पूछी है? तो ऑप्शन 1 चित्तौड़, 2 अजमेर, 3 नागौर, 4 जयपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर, वो है आपके चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर चल फिर शाह की दरगाह बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? ऑप्शन 1 तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। नंबर 2 मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम। नंबर 3 मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावा के नाम। और नंबर 4 राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 1 नंबर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के जो प्राचीर है, ये प्राचीर का मतलब होता है दीवार कि विशाल जो बुर्जों के जो नाम है उनको देख के रखे हैं घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। ये मतलब जो है बुर्ज क्या होते हैं? बुर्ज का मतलब होता है जैसे ये किला है और इस किले के चारों ओर मतलब जो है ये दीवार बनी हुई है। किले की ये दीवार बनी हुई है, और दीवार के बाहर की तरफ यहाँ पर मतलब छोटे छोटे जो है मतलब जो है चौकियां रखी होती है। चौकियां मतलब जो है सैनिकों को बैठने का स्थान है। ये मतलब जो है चौकियां होती है ऐसी बाहर की तरफ निकली हुई। तो ये जो चौकियां होती है यहाँ पर मतलब सैनिक लोग बैठे रहते हैं। सैनिकों के बैठने का स्थान, बैठने का स्थान उसको अपन कहते हैं बुर्ज, उसको बुर्ज कहा जाता है।
तो वो होता है उसको बुर्ज। तो अजमेर का जो तारागढ़ किला है उसके अंदर ये घूंघट, ये अलग अलग बुर्जों के नाम है, घूंघट, गुदरी, बांद्रा और इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 पूछा है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ऑप्शन 1 दिल्ली, 2 अलवर, 3 बीकानेर, 4 सीकर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, दिल्ली के अंदर चरणदासी संप्रदाय की स्थापना है। तो ये चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चरणदासी संप्रदाय, ये चरणदास जी जो है वो अपने राजस्थान से थे, अलवर इनका जो है जन्म स्थान था, और पर दिल्ली के अंदर जाकर के इन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना की थी। और चरणदासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं ये अपने जो है 42 नियम का पालन करते हैं, 42 नियम का पालन करते हैं चरणदास संप्रदाय। और ये चरणदास जी वही हैं जिन्होंने मतलब जो है दिल्ली बादशाह नादिर शाह के समय, जब दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले अगर कोई संत थे तो वो थे अपने चरणदास जी। नेक्स्ट, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? बू जगह का नाम है, गांव का नाम है। ऑप्शन 1 पंचवर्ग के लिए, 2 मिट्टी के खिलौने के लिए, 3 जूट पट्टी के लिए, 4 लोहे के औजारों के लिए। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है आपके मिट्टी के खिलौने। ये मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के गमले जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, उसके लिए जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? ऑप्शन 1 राग रत्नाकर, 2 राग कल्पद्रुम, 3 वंश भास्कर, 4 श्रृंगार हार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, राग कल्पद्रुम। इस ग्रंथ के बारे में ये कहा गया है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारतीय क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं है। इस किताब की जो रचना है, ग्रंथ की रचना है, वो की थी आपके मेवाड़ के अंदर एक लेखक थे, उनका नाम था कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास ने ये किताब लिखी थी राग कल्पद्रुम, और एक ये भी जो है इन्होंने लिखी थी राग रत्नाकर, इन्होंने भी कृष्णदास व्यास द्वारा लिखी गई किताब है। ये दोनों किताब जो है ये कृष्णदास व्यास की लिखी गई है। वंश भास्कर जो है ये आपके सूर्यमल मिश्रण की किताब है, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण इसकी किताब जो है वंश भास्कर है। और श्रृंगार हार भी एग्जाम में आई हुई है, ये रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किताब है। हमीर देव चौहान की जो पुस्तक है वो है आपके श्रृंगार हार, रणथंभौर के शासक थे ये। नेक्स्ट, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये देखो आप ऐसे नहीं आता तो ये भी हाकर, हाकर मतलब हांकली होती है वो हाकर, तो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन 1 नाक में, 2 कानों में, 3 गले में, 4 पैरों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, गले के अंदर जो है ये पोत हांकर और सरी नामक आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट, कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं है, इसके नीचे मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको नहीं की जगह आप जो है इसको या तो गोला कर दो या फिर यहाँ पर लाइन खींच दो, ताकि पता चले कि 3 तो सही है, 1 गलत है। ऑप्शन 1 कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी हैं, बिल्कुल सही बात है, इसके लच्छीराम जी प्रवर्तक हैं। ऑप्शन 2 इनमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, तो नहीं, ये इसके जो है ये कथन बिल्कुल गलत है। नंबर 4 इसमें नर्तक ही गाना गाते हैं, तो ख्याल के अंदर नर्तक ही गाना गाते हैं, सभी ख्यालों में ऐसा ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद नहीं है, ये जो कलाकार हैं ये आपके मेवाड़ के अंदर एक ख्याल है जिसका नाम है तुरा कलंगी। तुरा कलंगी ख्याल जो है उसके जो कलाकार हैं वो आपके चेतराम, हमीद और ताराचंद है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है कुचामणी ख्याल से संबंधित है। नेक्स्ट, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, 2 बाड़मेर, 3 जालोर, 4 जैसलमेर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है और वो है आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तलवाड़ा।
तलवाड़ा के अंदर जो है ये मतलब जो है मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का, और त्रिपुरा सुंदरी का एक अन्य नाम भी अपने को मिलता है जिसका नाम है तुरताई माता। तुरताई तुरताई माता, ये भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 में स्थापना दिल्ली में किसने की थी? ऑप्शन 1 टीकाराम पालीवाल, 2 मास्टर आदित्येंद्र, 3 जानकी देवी बजाज, 4 माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। टीकाराम पालीवाल ने जो है विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 के अंदर दिल्ली में की थी, और इसका मतलब जो उद्देश्य यही था कि इस लीग के माध्यम से टीकाराम पालीवाल एक तो जगह जगह जनसभा करते थे, जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे, हड़तालें वगैरह करते थे, और जो है इन्होंने टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग के माध्यम से ही 1931 के अंदर महात्मा गांधी के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और नमक बना करके अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। नेक्स्ट, डाबी और जीवनी सामंतों की सरणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? डाबी मारवाड़ी भाषा में क्या करना, ये दया हाथ ये डावा, जीवना हाथ जीवनी। तो ये जो ऐसी सामंतों की प्रथा है वो राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित थी? ऑप्शन 1 जैसलमेर, 2 उदयपुर, 3 मारवाड़, 4 कोटा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर, वो है आपके जैसलमेर। जैसलमेर का भाटी शासक हुआ था हर्राय। हर्राय ने अपने सामंतों की 2 सरणियां बनाई, जिसमें एक तरफ जीवनी सामंत और दूसरा डावी, तो डावे जो थे जीवना और डावा, इनमें मतलब जो है जो खास थे वो जीवन साइड में थे, और डावा मतलब ये डावा हाथ है इनका, तो वो डावे थे। और ये हर्राय में आपको बता देता हूं जैसलमेर का शासक था जिसने 1570 में नागौर दरबार के अंदर दिल्ली बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? मतलब एक साइड में प्रजामंडल दे रखा है आपको, एक साइड में आपको उसके संस्थापक दे रखे हैं, कौन सा कूट जो है वो सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, संस्थापक मीठालाल व्यास, बिल्कुल सही है। 2 कोटा नैनूराम शर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। 3 जैसलमेर कर्पूरचंद पाटनी, ये भी सही है। और 4 बूंदी गोपीलाल यादव, तो ये गलत है, गोपीलाल यादव बूंदी के नहीं है, बूंदी के तो है कांतिलाल। कांतिलाल। अब कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? नीचे दे रखा है, देखो आंसर, एक ऑप्शन 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी, 4 में डी। तो यहां पर अपने को जो है ये डी ऑप्शन है बूंदी के अंदर गोपीलाल यादव, ये गलत है, तो 4 में आकर के ये टिक करना, 4 नंबर डी, ये जो सही होगा। गोपीलाल यादव तो भरतपुर के थे, ये भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो कांतिलाल ये कांतिलाल जो है ये मतलब जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? यहाँ मैंने आपको कहा था कि ऐसे सवाल आते हैं तो नहीं के ऊपर जो है आप ये अंडरलाइन कर लिया करो कि भाई इस रियासत के अंदर जो है इस समिति के अंदर कौन जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 डॉक्टर शंकर रायदेव, 2 आर के सिदावा, 3 प्रभुदयाल, 4 एम.एस. जैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, एम.एस. जैन जो है वो इस कमेटी के अंदर नहीं थे, इनकी जगह यहाँ पर जो है वो हनुमान सिंह थे। 4 सदस्य ये समिति थी, हनुमान सिंह इसके मतलब जो है सदस्य थे। शंकर देवराय जो है वो तो अध्यक्ष थे, और 3 अन्य इनके सदस्य थे। इनका काम ये था, वीपी मेनन के द्वारा ये समिति गठित की गई थी। काम यह था कि भरतपुर और धौलपुर की जनता से राय लेनी है कि वो यूपी में जाना चाहती है या फिर राजस्थान में जाना चाहती है। तो इन मतलब अपनी कमेटी ने एक सिफारिश दी, जनता की राय ली, और राय के आधार पर धौलपुर और भरतपुर दोनों जो रियासतें हैं वो आपके राजस्थान में शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 डॉक्टर दशरथ शर्मा, 2 रायचंद्र, 3 जेम्स टोड, 4 रामकरण आसोपा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है इन्होंने 1925 के अंदर बीकानेर के अंदर
बीकानेर के अंदर जो है वो शार्दुल रिसर्च राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? एक साइड में राज्य दे रखा है, दूसरी साइड के अंदर पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं, यानी कि 1857 की क्रांति में कौन से पॉलिटिकल एजेंट कहाँ थे? ऑप्शन एक उदयपुर, CL सावर्स, बिल्कुल सही है, उदयपुर के सावर्स थे ये पॉलिटिकल एजेंट। कोटा, मेजर बटन, ये भी बिल्कुल सही है, कोटा के अंदर तो बटन का सिर काट करके कोटा में घुमाया गया था। जयपुर, मेजर लॉरेंस, तो लॉरेंस जयपुर का नहीं है। भरतपुर, मेजर निक्सन, ये भी है वहां पे निक्सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर सी। तो 3 नंबर सी आपका जो है वो यहाँ पर है, 3 नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? उदयपुर चित्तौड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली, बाड़मेर सिरोही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भगत आंदोलन की जो शुरुआत है वो की थी आपके गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने काम यही था बिलोंग के अंदर मतलब जो है जन जागृति पैदा करना, बिलोंग के मतलब जो है सामाजिक सुरक्षा दिलाना, उनके जो है जो भी मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा या सामंती जो राजाओं द्वारा जो है जो शोषण होता था उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना, जन आंदोलन करवाना। नेक्स्ट, झालरापाटन में 9 लखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरापाटन झालावाड़, ऑप्शन 1 मदन सिंह, 2 पृथ्वी सिंह, 3 रतन सिंह, 4 जालिम सिंह। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, आपके पृथ्वी सिंह ने जो है झालावाड़ के अंदर 1860 ईस्वी के अंदर झालावाड़ के अंदर जो है 9 लखा दुर्ग मतलब जो बनवाया था। और ये पहाड़ी पर बना हुआ है तो इसको बोलते हैं गिरी दुर्ग। जो दुर्ग पहाड़ी पर बने होते हैं उसको गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल से संबंधित, ये 20 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर से संबंधित है। अब जो है ये 21वां क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके भूगोल से संबंधित आ रहे हैं। राजस्थान राज्य की आकृति है चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय, षटकोणीय। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर, समकोणीय जो है इसकी विषम कोणीय जो है राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति है। और ये आप कह सकते हो पतंग के समान है, पतंग के समान इसकी आकृति पतंग के समान कह दो या विषम कोणीय चतुर्भुज कह दो, बिल्कुल एक ही बात है। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश विस्तार क्या होता है? पहले ये जैसे मतलब पहले तो ये भी सोचना होता है अक्षांश और देशांतर होता क्या है। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो इस तरह की जो रेखाएं होती है वो तो होती है देशांतर रेखा, देशांतर। और इस तरफ की जो रेखाएं होती है ऐसे वो होती है अक्षांशीय रेखा। ये तो होगी देशांतरीय रेखा, ये होती है अक्षांशीय रेखा। तो ये अक्षांशीय रेखा होती है, ये देशांतरीय रेखा होती है। तो यहां पूछा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान जो है वो इस तरह की आकृति है राजस्थान की, ये इस तरह की आकृति है। तो इसका अक्षांश विस्तार पूछा, अक्षांश मतलब इस तरह की आकृति होगी। तो यहाँ पर जो है ये सबसे आगे यहाँ पर लाइन और एक आपके दक्षिण के अंदर उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछा है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 2 24 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश, 3 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 है यहाँ पे 11 उत्तरी अक्षांश, और 4 24 डिग्री 4 से 31 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश। तो आप लोगों ने जो भूगोल के अंदर पढ़ा होगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। यानी कि ये जो राजस्थान की जो सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा है यहाँ पर वो तो है आपके 23 डिग्री 3 मिनट और ये जो रेखा है वो है आपके 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ पर ये जो है विस्तार अक्षांश विस्तार है। नेक्स्ट, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? कि भाई निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन 1 जरगा, 2 शेर, 3 रघुनाथगढ़, 4 तारागढ़।
तो ये जो चोटियों की जो ऊंचाई है वो आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो अपन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 2 नंबर है, शेर। शेर जो है वो सर्वोच्च चोटी है। इसकी चोटियों की अपन लंबाई भी देख लेते हैं। शेर की जो लंबाई है वो है 1597 मीटर। 1597 मीटर। जरगा, जरगार की है 1431 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। 873 मीटर, ये इनकी जो है लंबाई है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो शेर शेर है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? दक्षिणी अरावली, शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती पठार और राठ पठार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। हाड़ौती पठार के अंदर जो है मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। कोटा बूंदी दर्रा लगता है, कोटा बूंदी के अंदर जो है ये पहाड़ियां हैं, कोटा बूंदी के अंदर। मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, चीते के लिए फेमस है, टाइगर। उपरमाल है, क्या है उपरमाल? ऑप्शन 1 बोराट का पठारी बाग, 2 हाड़ौती का पठार का बाग, 3 आबू का पठारी बाग, 4 नागौर का पठारी बाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर। हाड़ौती का पठार जो है उपरमाल के नाम से जाना जाता है। उपरमाल की मैं आपको स्थिति बता देता हूं। ये चित्तौड़गढ़ जिले में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है भैंसरोरगढ़। भैंसरोरगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य की जो जमीन है वो आपके उपरमाल के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए ये हाड़ौती के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 2 रहेगा। 26 थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? ऑप्शन 1 पौना अनुवर्ती, 2 अनुप्रस्थ, 3 बरखान, 4 पैराबोलिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर पैराबोलिक। नेक्स्ट, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम लिखो। आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। अपन सिंपल भाषा में कहें तो बढ़ते हुए क्रम में, ये याद रखना, बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे कम किसकी है, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी है। ऑप्शन 1 कांतली, 2 लूणी चंबल, 3 लूणी, 4 बनास। सेकंड में चंबल, लूणी, बनास, कांतली। थर्ड में लूणी, बनास, कांतली, चंबल। 4 में चंबल, बनास, कांतली, चंबल और लूणी। यानी चारों जो नदियां हैं वो चारों ऑप्शनों के अंदर सेम ही है। तो इनका जो है अपने को लंबाई ज्ञात हो तो अपन आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में ही देखते हैं अपन क्या बात है। ऑप्शन 1 कांतली नदी। कांतली नदी राजस्थान की एक अंत्य प्रवाही नदी है। अंत्य प्रवाही मतलब होता है कि भी राजस्थान में उद्गम हुआ और राजस्थान में विलुप्त हो गई। यानी यह गणेश्वर के अंदर खंडेला, जो गणेश्वर सभ्यता है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू के अंदर ये प्रवेश नहीं होती, उससे पहले मतलब जो है समाप्त हो जाती है। चंबल नदी का अपन जो है लंबाई दे रखी होती है चंबल नदी की। इसकी जो लंबाई है वो है आपके 321 किलोमीटर, कहीं 22 भी हो सकता है। तो 321 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, याद रखें ये राजस्थान की हम बात करेंगे, पूरी चंबल की बात नहीं करेंगे। लूणी, लूणी की है आपके 497 मीटर और बनास की है वो है 512 मीटर, 512 मीटर। तो ये कम पूछा है। तो यहाँ ये अंत्यप्रवाही नदी, ये तो बहुत ही कम है। वैसे अंत्यप्रवाही नदी है तो ज्यादा कुछ है नहीं, लगभग 50-60 किलोमीटर एरिया के अंदर होगी ये तो। और फिर उसके बाद चंबल 321 है, उसके बाद लूणी 497 है और बनास 512 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर रहेगा आपके। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है कि किस कारण से मतलब ये वर्षा कम नहीं होती है, बाकी तो ये सब कारण है जैसे वर्षा होती है। ऑप्शन 1 अरावली की स्थिति, तो सही बात है, इस अरावली की स्थिति तो बिल्कुल सही बात है। वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, ये भी सही है। मानसून आगमन के समय अति सूक्ष्मता, ये भी सही है। लेकिन 4 नंबर पूछा ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके 4 नंबर रहेगा, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी है?
ऑप्शन 1 एरिडोसोल्स एवं वर्टिसोल्स, 2 एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, 3 वर्टिसोल्स एवं एल्पिसोल्स, 4 इंसेप्टिसोल्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, ये दोनों मतलब जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन 1 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, 2 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, 3 अर्ध शुष्क पतझड़, 4 उष्ण कटिबंधीय कंटीली। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये माउंट आबू क्षेत्र के अंदर केवल और केवल माउंट आबू क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी शरण स्थली, ये पक्षी शरण स्थली पूछा है कौन सा है? ऑप्शन 1 रणथंभौर, 2 केवला देवगन्ना, 3 दर्रा, 4 मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 2 नंबर है केवला देवगन्ना पक्षी अभ्यारण्य, ये भरतपुर जिले के अंदर है और इसको विश्व धरोहर के अंदर 1985 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। और केवला देवगन्ना पक्षी अभ्यारण्य को राजस्थान के अंदर पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण क्यों ज्यादा हो रहा है? तो ऑप्शन 1 सूखे की बारंबारता, 2 मिट्टी आवरण सही, 3 वनस्पति आवरण सही और 4 गहरा भूजल स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 1 नंबर सूखे की बारंबारता, यानी वर्षा कम होना ही मरुस्थलीकरण का मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र 2013 और 14 में बोई जाने वाली फसल पूछी उस समय के एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन 1 दालें, 2 तिलहन, 3 अनाज, 4 गन्ना और कपास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर अनाज। अनाज जो है उस समय सबसे ज्यादा बोया गया। वर्ष 2012 की पशु गणना ही अंतिम आंकड़े पूछे के अनुसार राजस्थान में कुल पशु जनसंख्या कितनी? 2012 हुई थी पशु जनगणना, 19वीं पशु जनगणना थी ये, 19वीं पशु सॉरी हाँ 19वीं पशु जनगणना थी ये। और ये जो है राजस्थान के अंदर कितनी थी टोटल? तो ऑप्शन 1 491 लाख, 2 547 लाख, 3 577 लाख और 4 566 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर 577 लाख जो है पशु जो है राजस्थान के अंदर थे। 19वीं पशु गणना थी इनकी। और अभी वर्तमान के अंदर 2000 हर मतलब जो है 5 साल बाद में होता है। 2017 के अंदर 20वीं पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना। और 20वीं पशु गणना हुई तो यहाँ पर जो राजस्थान में टोटल जो पशु थे वो है 20वीं गणना के अंदर राजस्थान के अंदर पशु गण जो है 568 लाख है। यानी कि इस बार जो है पहले तो 577 थे, अब की बार 568 है। यानी अगर प्रतिशत में कमी देखी जाए तो 1.66% की जो है इस पशु गणना के अंदर क्या आई है? कमी आई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी नहर, 2 माही बजाज सागर, 3 व्यास, 4 नर्मदा नहर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर व्यास नरी परियोजना जो है वो सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों के अंदर जो है सिंचाई होती है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले जो है लाभान्वित हुए हैं? ऑप्शन 1 हनुमानगढ़ चूरू, गंगानगर बीकानेर, सीकर झुंझुनू, जोधपुर नागौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर हनुमानगढ़ और चूरू जो है इंदिरा गांधी नहर से जो लिफ्ट निकली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, ये हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर सिंचाई परियोजना और प्लस और ये पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना यानी कि भाई स्वर्ण चतुर्भुज योजना भारत के 4 बड़े महानगर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जैसे ये जो है अपना इंडिया है, ये इंडिया है। इस इंडिया के अंदर यहाँ पर दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता, ये तो स्वर्ण चतुर्भुज हो गया।
और यहाँ पर जो है पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम जो है आपके कॉरिडोर है। तो इसके ऊपर जो है कौन सा जो है हाईवे जो है यहाँ पर जो है लगता है, तो इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ राजस्थान के अंदर जो है एक हाईवे लगता है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 जो है वो इन दोनों के बीच के अंदर लग रहा है। नेक्स्ट, सुपर नेशनल हाईवे योजना सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? ऑप्शन 1 महाराणा प्रताप मार्ग, 2 महाराजा अग्रसेन मार्ग, 3 एक्सप्रेस वे, 4 मेघ हाईवे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, महाराजा अग्रसेन मार्ग जो है उसको सुपर नेशनल हाईवे योजना नाम से जान सकता है। नेक्स्ट, जामरकोटा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सीसा जस्ता, मैग्नीज, रॉक फास्फेट और चांदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर, रॉक फास्फेट। ये जो है जामरकोटा के लिए फेमस है, उदयपुर के अंदर इसकी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, राजस्थान में कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? ये 2016 की बात है, 2016 की बात है, उस समय ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 1 बीकानेर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था अपना सिविल जेईएन जो है भर्ती हुई थी 2016 का, उसका पेपर का सॉल्यूशन। और विद्यार्थियों इस पेपर को आराम से सुने और देखें, और इसकी पीडीएफ जो है वैदिक एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है डाल दी जाएगी शाम तक, और फिर आप जो है आराम से देख सकते हो। धन्यवाद, गुड नाइट।